सभी को नमस्कार। चलिए, नरक हमने देखा, तो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग को भी देख लेते हैं। स्वर्ग का मतलब है कि परमात्मा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। एक्चुअली ये परमानंद है। आत्मा को परमानंद कहा, बुद्धि में आनंद कहा, चित्त में संतोष कहा। उसी को चित्त संतोष के रूप में फील करता है। उसी के आधार पर विचारों में शांति है, उसी के आधार पर मन में सुख है, उसी के आधार पर शरीर स्वस्थ है, उसी के आधार पर जीने में तृप्ति है। जब ये नेचुरल फ्लो में होगा तो इसका आउटकम ऐसे आएगा, है ना। तो मैं सहअस्तित्व अनुभूति को आत्मा परमानंद के रूप में फील किया, मतलब आनंद की निरंतरता। उस परमानंद का प्रभाव बुद्धि पे आनंद के रूप में आया, उस आनंद का प्रभाव चित्त में संतोष के स्वरूप में आया, चित्त का विचारों में शांति के स्वरूप में आया, और ये सुख के स्वरूप में आया। ऐसा मन रहने से शरीर के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, उसका नाम शरीर की स्वस्थता है। तो देखो, शरीर का स्वस्थ रहना एक नेचुरल आउटकम है। जब ये ऊपर से सुख का फ्लो बना हुआ है, अब भटूरा मुझको नियंत्रित करेगा? फिर भटूरा मेरे को नियंत्रित नहीं करेगा। फिर मैं तय करूंगा कि मेरी स्थिति के अनुसार, मेरे पेट के अनुसार, मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं ना खाऊं, कम खाऊं, कितना खाऊं, फिर मैं तय करूंगा। इस आधार पे यदि शरीर के साथ में शरीर का प्रयोजन के अर्थ में इस्तेमाल होता है, लक्ष्य के अर्थ में इस्तेमाल होता है, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर का स्वस्थ रहना बाई प्रोडक्ट है यदि सही अर्थों में हमारी जीवन शैली ऊपर से ऐसे नियंत्रित होती है तो। इसी का नाम स्वर्ग है। तो स्वर्ग क्या है? समझदारी से स्वर्ग, नासमझी से नरक। शरीर नहीं रहने के बाद भी यही नरक रहेगा, क्योंकि जीवन तो वही है, उसमें भाव और विचार की स्थिति वही है। और यदि आज मैंने स्वर्ग को पा लिया तो शरीर नहीं रहने के बाद भी मैं वही मनस्थिति के साथ होता हूं, क्योंकि वो तो मेरे साथ में रहता ही है। तो हमने दोनों स्थितियों को देखा, कैसे दुर्घटना हो रही है और कैसे उस दुर्घटना से बचेंगे। अब इसको हम जीवन क्रिया में रख के देखते हैं। फिर से एक बार नेगेटिव वाली साइकिल को एक बार फिर से स्टेब्लिश कर दें, फिर पॉजिटिव वाली में चलेंगे। और नेगेटिव वाली नेगेटिव नहीं है, बेसिकली उसका अतिरेक नेगेटिव है। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो मेरी इच्छाएं शरीर सापेक्ष हैं। तो मेरा तुलन कैसा है? प्रियहित लाभ। प्रियहित लाभ का मतलब न्याय धर्म सत्य नहीं है, इसका मतलब तुलन कंप्लीट है कि आधा है? आधा है। तो इसको बोला, एक भ्रमित मानव में 10 में से 4.5 क्रिया व्यक्त होता है, इसमें जिंदा रहने का काम हो जाता है। 5.5 क्रिया चुप रहता है, क्योंकि वो जागृत नहीं है, क्योंकि बेसिकली बुद्धि जागृत नहीं है। अब प्रोसेस को देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। प्रोसेस में कह रहे हैं कि पहला काम श्रवण है, दूसरा काम मनन है, तीसरा काम निधि ध्यासन है, चौथा काम अनुभव है। ये 4 प्रोसेस हैं। तो पहला काम क्या है? सुन पाना। इसलिए जब मैंने शिविर शुरू किया तो सुनने पे कुछ लाइनें कहने की कोशिश की कि दर्शन का पहला काम यह है कि हम सुन पाएं, और मैंने कुछ कुछ उसके बारे में कहा। तो सुन पाएं का क्या मतलब है? तो श्रवण की परिभाषा है, न्याय धर्म सत्य तर्क पूर्वक चित्रित हो जाए, इसका नाम श्रवण है। न्याय धर्म सत्य तर्क पूर्वक चित्रित हो जाए। चित्रित हो जाए मतलब मेमोरीज का स्टोरेज, जीवन में सारी मेमोरीज का स्टोरेज, अच्छी और बुरी और सारी कंडीशनिंग चित्रण में रहता है। न्याय धर्म सत्य तर्क पूर्वक चित्रित हो जाए, इसका मतलब अभी तक चित्रण में कैसी इच्छाएं थी? प्रियहित लाभ। अभी तक प्रियहित लाभ वाली इच्छा थी, अब न्याय धर्म सत्य का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। कैसे इंस्टॉल हुआ?
शब्द को सुनने की स्वीकृति और अर्थ का स्वाद लेना। अब आपके पास अर्थ आ रहा है कि सुख की निरंतरता हो सकती है, संबंध में जिया जा सकता है। इसको सुनने मात्र से कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? आशा जगती है, सुखी हुआ जा सकता है। आस्वादन, सुनते ही ये चयन किया, शब्द का अर्थ का स्वाद लिया। ये जो अर्थ का स्वाद हुआ ये विश्लेषण में चला गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लॉजिकली ठीक है कि नहीं है? इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करता हूं। क्रिटिकली इवैल्यूएट किया और कंपैरिजन में गया, तो कंपैरिजन में जो पहले से ही न्याय धर्म सत्य की जो अपेक्षा था, ये उस अपेक्षा के साथ मैच कर गया। पहला काम आपने किया कि सुनने की स्वीकृति बनाया। ये काम नहीं करेंगे दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। सुनने की स्वीकृति बनाया तो अर्थ का स्वाद लिया। अर्थ में क्या स्वाद मिला? सुखी हुआ जा सकता है, संबंध ठीक से चल सकते हैं। ये जो आस्वादन आया, इससे मन में सुखापेक्षा बनी। वो विश्लेषण में जो कुछ बोला जा रहा है विश्लेषण में जा रहा है, पैरेलल तुलन हो ही रहा है। तो विश्लेषण तुलन पूर्वक जो तुलन में न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बना हुआ था वो मैच कर गया। क्या अपेक्षा बना हुआ था? वो तो पहले से ही बना हुआ था, है ना, न्यायपूर्वक जी सकें और, है ना, सब। तो ये अपेक्षा मैच कर गया और ये हम लॉजिकली कर रहे हैं, तर्कपूर्वक कर रहे हैं, तो ये चित्रण में स्टोर हो गया। तो अब क्या हो गया? मेमोरी में आ गया। मेमोरी में आने का प्रमाण क्या है? मेमोरी में आने का प्रमाण है कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है। तो कम से कम बोलने में आने लगा। आचरण में आना अभी आगे की बात है। हम बोलते हैं बोलता है जीता नहीं है। अरे बोलता है तो अच्छी बात है, गाली देता तो क्या करते? कम से कम अच्छी बात बोलता है। आज बोल रहा है कल जिएगा। तो ये क्लैरिटी बनी। इसका मतलब है कि पहला काम है सॉफ्टवेयर का लोड होना। तो हमारा 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर साथ में चल ही रहा है। ये नया सॉफ्टवेयर लोड भी हो गया। अब क्या हो गया? 2 सॉफ्टवेयर हो गए। 2 सॉफ्टवेयर में से अब जब भी कोई पुरानी इच्छा जगती है, जो नया सॉफ्टवेयर आ गया न्याय धर्म सत्य का, उसकी रोशनी में मैं देख पाता हूं कि ये अधूरी इच्छा है, ये सही इच्छा नहीं है। अब मेरे पास गाइडिंग कम से कम कोई चीज आ गई। फिर भी इच्छा तंग करती है, नहीं करना तो है, ठीक, तो ये मतलब दबाव है, तो मैं उसको कर डालता हूं। कर डालने के बाद निष्कर्ष आया यार मजा तो नहीं आया। ऐसा कई 100 बार होता है। बार बार यही निष्कर्ष आता है, यह ठीक तो नहीं। धीरे से क्या होता है? कोई मोमेंट आता है जब न्याय धर्म सत्य की इच्छा, उसका जो बल है वो क्षीण होते जाता है। प्रियहित लाभ का जो इच्छा है उसका बल कम होते जाता है, क्योंकि अब मैं ऑब्जर्व करने लगा हूं क्या किया क्या निकला। इसलिए अध्ययन की बढ़िया परिभाषा है, ज्ञान की रोशनी में क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, हर क्षण इसको बनाए रखना। एक बार सॉफ्टवेयर लोड हो गया तो ज्ञान की रोशनी आ गई। तो ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, अब मेरे को मेरा अधूरापन खुद ही को दिखने लगा है। अब दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, टॉर्च हाथ में आ गई है। लेकिन पुराने अभ्यास हैं, इंद्रियों को भोगने के अभ्यास हैं, मान्यताएं हैं, लोग क्या कहेंगे, पहचान के पुराने आधार हैं, इसलिए मैं पुराने आधारों पे ही ऑपरेट होते रहता हूं। लेकिन अब जब ऑपरेट होता हूं तो उसका खालीपन भी दिखता है, उसका हल्कापन भी दिखता है, और जब फाइनली मैंने भोग लिया तब लगता है यार मजा तो नहीं आया। और ये निष्कर्ष बार बार आता है, कई 100 बार, कई 1000 बार भी हो सकता है। ये बार बार जब निष्कर्ष आता है तो हर बार अपने में 2 ही चीजें हैं, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। अब बार बार विश्लेषण होता है, ठीक नहीं है, अधूरा है, ठीक नहीं है, इसका बल बढ़ता जा रहा है और भ्रमित इच्छाओं का बल कम होते जाता है, और सही जीने का स्वरूप भी मेरे पास आ गया है।
आप रात को ग्रुप में चर्चा करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, उससे अपने भीतर कुछ खुलता भी रहता है। तो सही को पहचानने की सामर्थ्य बढ़ती है। जितना सही को पहचानने की सामर्थ्य बढ़ती है उतना भ्रम की समीक्षा की ताकत बढ़ती है। जितना भ्रम की समीक्षा हो पाती है उतना सही को देखने की ताकत बढ़ती है। ऐसा दोनों एक दूसरे को पुश करता है। तो इस क्रम में धीरे धीरे ये होता है कि न्याय धर्म सत्य की इच्छाएं प्रिय हित लाभ की इच्छाओं पे भारी पड़ने लगती हैं और कोई मोमेंट में जीवन इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लेता है कि जीना तो न्याय धर्म सत्य के साथ ही है। इसलिए बहुत अच्छी एक लाइन है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। निष्कर्ष आते हैं, स्वीकार नहीं होते हैं, पुरानी हैबिट्स और उसके दबाव के कारण। निष्कर्ष हमारे पास हैं बहुत सारे कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन पुराने अभ्यास, उसको दो शब्द में नाम दिया, पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास मतलब इंद्रियों को भोगने के अभ्यास, पूर्वाग्रह मतलब पुरानी कंडीशनिंग। तो पुरानी कंडीशनिंग और पुराने अभ्यास के कारण मैं पुरानी राह में जाता हूं, लेकिन टॉर्च पीछे से लगा हुआ है, ज्ञान की रोशनी मेरे पास मेमोरी में है। तो विश्लेषण होता है तो पता चलता है यार ऐसा सोचना ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, इसको भोगे भी तो क्या निकला। तो बार बार ये सब प्रोसेस चलने से, और मैं उसका ऑब्जर्वर हूं, तो धीरे धीरे भ्रम की समीक्षा की ताकत बढ़ती जाती है। इधर न्याय धर्म सत्य को सोचने से, चर्चा करने से, पढ़ने से, वीडियो देखने से, और जो थोड़ी सी अपने भीतर हार्मनी आई, जो थोड़ा सा परिवार में संबंध में, स्कूल कॉलेज में, वो वजन बढ़ते जाता है, ये वजन घटते जाता है। कोई मोमेंट में जीवन में ये स्वीकार हो जाता है कि जीना तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही होता है, प्रिय हित लाभ पूर्वक जिंदा रहना ही होता है, प्रिय हित लाभ गलत नहीं है, ये केवल शरीर को बनाए रखने के लिए है, प्रिय हित लाभ में जो सुख है वो मेरे लिए नहीं है, सही अर्थों में वो शरीर को बनाए रखने का मोटिवेशन है। खाने में स्वाद नहीं होगा तो क्या होगा, मन ही नहीं करेगा, शरीर मर जाएगा। इंद्रियों में सुख नहीं होगा तो क्या होगा, कौन झंझट में पड़ेगा, संतानोत्पत्ति नहीं होगी, झंझट ही खत्म, है ना। एक दूसरे से मोह नहीं होगा, कौन उस चक्कर में पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। इससे ये समझ में आया कि ये प्रकृति की व्यवस्था है कि लोभ मोह काम की वजह से भ्रमित रहते हुए भी संसार का काम चलता रहता है। भ्रमित होऊंगा और काम चलता रहेगा, निष्कर्ष आएगा कि ये तो अधूरा है, इससे काम नहीं चलेगा, तो मैं आगे की चीज को ढूंढूंगा। इसलिए संवेदना की परिभाषा है, पूर्णता के अर्थ में वेदना ही संवेदना है। इंद्रियों का पॉजिटिव पार्ट क्या है, पूर्णता के अर्थ में वेदना, वेदना मतलब पीड़ा। इंद्रियों को भोगने से जो पीड़ा हुई कि यार निरंतरता नहीं है, इसमें निर्भरता है, सब्जेक्टिव है ना, और जितनी मेहनत हो रही है रिजल्ट उतना बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है इंद्रियां गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो सुख है वो शरीर को बनाए रखने की प्रेरणा है। स्वाद के रूप में भी जो मीठा है वो पोषक है, जो कड़वा है वो शोषक है। यदि पता ही नहीं चलेगा स्वाद का तो हम कड़वी जहर चीजें खा लेंगे, शरीर मर जाएगा। तो मीठे का पता चलना, शरीर के पोषण की चीज खा रहा हूं ये पता चलना है, गंध का पता चलना, सही चीज खा रहा हूं ये पता चलना है, ये मेरे निरंतर सुख के अर्थ में नहीं है। तो मैं ये कंक्लूड कर लेता हूं कि ये मेरे सुखी होने के अर्थ में नहीं है। ऐसी स्वीकार्यता धीरे धीरे आ जाती। तो फिर मैं स्वाद लेता हूं कि नहीं लेता हूं, लेता हूं, लेकिन पता है इसमें कोई सुख की निरंतरता का मामला नहीं है। खाया, फिर जो खाता हूं वो अच्छा लगता है कि दिन भर सोच सोच के बनवाता हूं, फिर जो भी बनता है उसमें कोई स्वाद होता ही है। और आपने मन का भी बनवा लो, इसमें भी कोई झंझट नहीं है। लेकिन आपकी क्लैरिटी है कि ये मैं सुख के अर्थ में नहीं खा रहा, ये सुखी होने का मामला नहीं है, है ना। सुखी होने की दुनिया दूसरी है। एक बार अपने भीतर वो कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, आप खुद जांच के देखो, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में लगातार आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप कैसा फील करते हो।
अचानक कोई सॉल्यूशन आ जाता है तो आप कैसा फील करते हो? इसको ऑब्जर्व किया जाए। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। तो सुख दुख जो है वो समस्या और समाधान के अर्थ में है। तो फाइनली ये कहा, कोई मोमेंट पे ये निष्कर्ष आ जाता है, स्वीकार हो जाता है कि जीना तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही होता है, प्रिय हित लाभ में जीना नहीं होता है। तो न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आ गया, वरीयता में आ गया। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रायोरिटी में आ जाए, इसका नाम मनन है। इसका फायदा क्या होगा? प्रायोरिटी में आ गया, इसकी पहचान क्या होगी? यदि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रायोरिटी में आ गया है तो इसका मतलब है कि मानव लक्ष्य मेरे को स्वीकार हुआ है। अब मेरे तन मन धन का नियोजन कहां होगा? मानव लक्ष्य के अर्थ में। अब मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा दूसरों के साथ? अभी तक कंपैरिजन होता था कि मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी, मेरी साड़ी आपकी साड़ी, मेरा पद आपका पद, मेरी रंग रूप रोगन आपका रंग रूप रोगन। ठीक। अब कंपैरिजन क्या होगा? अब कंपैरिजन होगा कि यदि इस मामले में आपकी क्लैरिटी ज्यादा बनी है तो मैं आपसे समझ सकता हूं। तो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में कंपैरिजन होगा तो मैं उपयोगिता पूरकता को पहचानना शुरू कर दूंगा, दूसरे की श्रेष्ठता को पहचानना शुरू कर दूंगा। दूसरे की श्रेष्ठता को पहचानता हूं, उसको एप्रिशिएट करता हूं, वो आपको स्वीकार करना शुरू कर देगा। इससे पहले क्या था? कम और ज्यादा, या तो मैं ज्यादा हूं या आप ज्यादा हो, छोटा बड़ा, हीनता अहंकार, युद्ध और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही। अब क्या स्थिति है? अब मेरा कंपैरिजन मेरे साथ है। क्या कंपैरिजन है? मेरा कंपैरिजन मेरे साथ है कि मेरी वर्तमान स्थिति से मेरे को मेरी पूर्णता तक जाना है। कितना दूर हूं? इतना दूर हूं। तो कंपटीशन किससे है? कंपटीशन कहां है? स्वयं में कंपटीशन है, स्वयं से कंपटीशन है, स्वयं की पूर्णता के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब भी कॉम्पिटेंस से है, कॉम्पिटेंस का मतलब भी योग्यता से है। भाई साहब, इस कंपैरिजन के कलंक से मुक्त हो जाएं तो ये कंपैरिजन करके अपने आप को जज करना, दूसरे को जज करना, ना खुद को प्यार करना ना दूसरे को प्यार करना, ये ऊर्जा का बहिर्गमन है। हर एक को छोटे बड़े की निगाह से देखना, कहां आप किसी को प्यार करोगे और आप खुद को भी क्या प्यार करोगे? ऐसा रिजेक्टेड माल क्या प्यार करने के लायक होगा? तो कंपैरिजन किससे हो गया? स्वयं का कंपैरिजन है, अपने अधूरेपन का कंपैरिजन अपनी पूर्णता से है। तो मैं अब मोटिवेटेड हूं। देखो, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? देखो, बहुत बढ़िया समझने लायक है। मैंने पहले भी एक बार चर्चा किया था, फिर से इसको शेयर करता हूं। भौतिक जगत का नियम अलग है, चैतन्य जगत का नियम अलग है। भौतिक जगत का नियम क्या है? कार चलेगी तो सड़क को पीछे हटाएगी, और सड़क पीछे नहीं हटेगी तो गाड़ी आगे जाएगी। शिप चलेगा तो पानी को पीछे हटाएगा, तब शिप आगे जाएगा। एरोप्लेन चलेगा तो एयर को पीछे हटाएगा तो एयरप्लेन आगे जाएगा। और भौतिक जगत में मानव भी दूसरे को पीछे हटाएगा तब वो आगे जाएगा। वही नियम लागू होता है चैतन्य जगत में। जैसे ही हम चैतन्य जगत में आते हैं तो पता चलता है अब मेरी गति आपके सापेक्ष नहीं है, अब मेरा कंपैरिजन आपसे है ही नहीं। अब मेरा कंपैरिजन किससे है? मैं मन के लेवल पे हूं कि वृत्ति के लेवल पे हूं कि चित्त के लेवल पे हूं कि बुद्धि के लेवल पे हूं कि आत्मा के लेवल पे हूं? फाइनली मैं आत्मा के लेवल से ऑपरेट करना चाहता हूं। और अभी पता यार मैं वृत्ति के लेवल पे हूं कि मैं मन के लेवल पे हूं कि मैं चित्त के लेवल, तो मेरे को इवॉल्व होना है। अब ये वर्टिकल गति है। जब ये वर्टिकल गति है तो ये किसी दूसरे के कंपैरिजन में है ही नहीं। तो अब ना किसी के पीछे जाना है, ना किसी से आगे जाना है। मेरी पूर्णता के लिए
जो सहयोग दे सकता है उससे सहयोग लेना है। सहयोग देना भी मेरी पूर्णता में सहयोगी है, सहयोग लेना भी मेरी पूर्णता में सहयोगी है। और मैं भी मानव पद को पा सकता हूं, आप भी मानव पद को पा सकते हो। इसमें कोई झंझट ही नहीं है कि आपको मिल गया तो मेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। तो एक बार अपने में ये स्वीकार हो जाए कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है, तो मेरी प्रायोरिटी प्रिय हित लाभ से उठ के न्याय धर्म सत्य पे आ गया। इसका नाम मनन है। अब मेरा कौन सा चित्रण ज्यादा काम करेगा? अब मेरा एनडीएस का चित्रण प्रभावी हो जाएगा। एनडीएस का चित्रण प्रभावी हो गया। अब तक इच्छा में क्या था? रूप बल धन पद। अब इच्छा में क्या आ गया? न्याय धर्म सत्य। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की इच्छा पैदा हो गई, योग्यता नहीं है। योग्यता यहां रखी है तो उसकी पीड़ा होती है। जितनी पीड़ा होती है उतनी आवश्यकता बनती है, जितनी आवश्यकता बनती है उतनी उपलब्धि हो जाती है। बिना आवश्यकता के उपलब्धि नहीं है। तो जब तक वो चीज मेरे लिए आवश्यकता नहीं बनी, इसका मतलब है, यहां इसका मतलब है कि दृष्टि बदल गई। तो पहला काम क्या हुआ? पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्रिय हित लाभ की इच्छाएं न्याय धर्म सत्य की इच्छाओं में ट्रांसफॉर्म हो गई। जैसे आप सभी अपना अपना देखो। जब आप पहले दिन आए थे तब आपकी इच्छाएं क्या थीं, आज के दिन आपकी इच्छाएं क्या हैं? ये अभी रिवर्सिबल है। अब यहां के वातावरण में आप इच्छाएं अलग बोलोगे और 15 दिन बाद आप अलग बोलोगे। ये अभी रिवर्सिबल है ना। किसी के लिए, सबके लिए एक जैसा काम नहीं करेगा। जैसे आज के दिन कितने लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भीतर कुछ नई इच्छाएं अंगड़ाई ले रही हैं? कितने लोग कह सकते हैं? क्या नई इच्छाएं अंगड़ाई ले रही हैं? यार बात समझने लायक है, और इसको समझने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट किया जाए, कुछ वातावरण बनाया जाए। और ये सुखद है। देखो, बार बार इस बात को कहता हूं कि आपकी जॉब में जिंदगी चल के आई है। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा कहीं कहीं होता है। बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं। आप चीफ सेक्रेटरी हो जाइए, आप मंत्री हो जाइए, सीएम हो जाइए, लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, मुट्ठी खाली है। क्योंकि जीवन तृप्ति का जो माल है उसकी तो यात्रा शुरू हुई नहीं है। तो मैं कहता हूं, इन्हीं सारे पदों को कैसे सार्थक किया जाए, और सही अर्थों में यदि हम सार्थक कर पाए तो मैं तो कहता हूं एक बड़ा प्रयोग संपन्न होने जा रहा है, ह्यूमनाइजिंग गवर्निंग सिस्टम। ये एक गवर्निंग सिस्टम का मानवीयकरण होगा। अभी हमारा गवर्निंग सिस्टम शासन प्रधान है, पर नियंत्रण प्रधान है, आदेश प्रधान है, भय प्रधान है, दंड प्रधान है। इसकी स्वीकार्यता डे बाय डे घटती जा रही है। हमको विकल्प की तलाश है कि कैसे सही अर्थों में हमारा गवर्नेंस कितना अच्छा हो जाए। तो गवर्नेंस कितना अच्छा हो जाए उसका एक ही तरीका है कि न्याय धर्म सत्य ही सबको स्वीकार होता है। तो हम कहां पहुंच गए? मनन का मतलब है प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की इच्छा पैदा हो गई। यहां से अभी तक आशा विचार इच्छा कहां जा रहे थे? पीएचएल में। यह ऊर्जा का बहिर्गमन है। आशा विचार इच्छा को एक नाम देते हैं तो इसी का नाम है कल्पनाशीलता। आशा विचार इच्छा को एक नाम दिया, इस 4.5 क्रिया को एक नाम दिया, इसी का नाम कल्पनाशीलता है। इसी को ऊर्जा बोल रहे हैं। तो सूत्र है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। तो अब ऊर्जा का अंतर्नियोजन कैसे शुरू हो गया? तो जो ऊर्जा बाहर की ओर सुख पाने के लिए दौड़ रही थी, अब वो ऊर्जा समझने के लिए दौड़ने लगी। हम दिन भर क्या करते हैं? हम दिन भर बैठ के कोई बात की चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और क्यों इतने घंटे टिक पाते हैं पता है? सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेशन वो है जब भाव और लॉजिक का संगम होता है। अकेला लॉजिक रूखा है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है, टीचर टॉक टाइम हैज टू बी रिड्यूस्ड अप टू द मिनिमल स्टैंडर्ड।
अब रीजनिंग उसके पीछे पूछते भाई रीजन क्या है, देन दे से कि लेट द चिल्ड्रन गेट इन्वॉल्व। अब डीप लिसनिंग वाला पार्ट मिसिंग है। ब्रेन के 4 पोर्शंस हैं। ये हमारा जो ब्रेन है उसके 4 लोब्स होते हैं। ये जो फ्रंटल लोब है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, चित्रण के लिए। मैं पूरा का पूरा इसको बहुत देर से सुन रहा हूं एंड यू आर टॉकिंग सो साइंटिफिकली एंड सो लॉजिकली। आई रियली अप्रिशिएट योर विजडम सर। यू आर कोरिलेटिंग सो वंडरफुली, एब्सोल्युटली फाइन। तो चित्रण हुआ ये फ्रंटल लोब के अंदर। और ये जो हम श्रवण करते हैं डीप लिसनिंग, ये लिसनिंग जो है ये टेम्पोरल लोब है, ये पार्ट है ब्रेन का। और जो हम देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड जो आप यूज करते हो, हर चीज को लिखते हो, एरो बनाते हो, उसके बाद डिफरेंट कलर्स यूज करते हो, और उसी डायग्राम को जो फंडामेंटल होता है शाम तक आते आते वो सीक्वेंस के बाद वो बहुत अलग तरीके से निकलता है, लोग उसके फोटोग्राफ लेते हैं। तो बेसिकली वो जो सीक्वेंस है वो है ऑसिपिटल लोब का काम। दैट इज द ऑसिपिटल इज द रेस्पॉन्सिबल पार्ट। टेम्पोरल सुनने के लिए, ऑसिपिटल देखने के लिए, और ये जो स्पीच आती है आपके अंदर और जो इमोशंस आप डालते हो उसके अंदर और जो शब्दावली डालते हो वो आती है फ्रंटल लोब से। और जो ये हम क्रियाकलाप के रूप में, व्यवहार के रूप में जो परिलक्षित होता है उसका काम है, जैसे हाथ चलाना है या लिखना है और जो भी काम है, सारे के सारे काम वो पैराइटल लोब से होते हैं। चारों लोब का वंडरफुल कोऑर्डिनेशन मैंने पहली बार देखा है लाइफ में। ये तो मेरे को पता ही नहीं था। I supervise so many classes in my tenure as a principal। 8 साल हो गया दिल्ली में आए। 8 साल में कई स्कूल्स देख लिए, बहुत सारे टीचर्स देख लिए। कोशिश यही रही कि किसी तरीके से चारों लोब का कंट्रीब्यूशन आ जाए और हाइपोथैलेमस में मेमोरी कंस्ट्रक्शन हो जाए। स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती है न्यूरॉन्स में, वो मेमोरी के रूप में स्टोर होती हैं और वो बन जाए जिससे कि पास्ट की मेमोरी से हम कोरिलेट कर पाए। और बाकी के जो थॉट्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर होती है ना, डिलीट कर देते हैं रिसाइकल बिन, उसके रिसाइकल बिन से वो सपनों के रूप में बाहर चले जाते हैं रात में जो आते हैं। तो वो जो पूरा इतना बढ़िया फंक्शनिंग है ब्रेन का, उसका एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। योर प्रेजेंटेशन इज इटसेल्फ ए लर्निंग फॉर अस एज ए टीचर। थैंक यू वेरी मच, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। ठीक है, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आपने उसको ब्रेन की भाषा में कहा। जैसे मेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन पहली बार मिल रही है, मैंने कभी नहीं सुना है। मतलब ठीक है, कुछ मैंने सुना है, कुछ कुछ होता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जैसे हमको समझ में आया कि मानव के यदि टोटल 10 क्रिया है, उसमें से 4.5 क्रिया जिंदा रहने के अर्थ में है, उसमें से 5.5 क्रिया जीने के अर्थ में है। जब 10 क्रिया व्यक्त होती है वो पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, तो वही गाड़ी उधर जाएगी। तो आप इधर से एक्सप्लेन कर दें या टोटलिटी में देख के एक्सप्लेन कर दें, तो इसका मतलब है कि बोलने वाले के भीतर वो भावनात्मक, वो जो पीड़ा है, कोई पीड़ा से हम गुजरे हैं और उसके हमको सॉल्यूशन पाए हैं और हमको एक मानवता के साथ में एक कनेक्ट फील होता है। तो ऐसे लगता है यार जैसे हमारी ज़िंदगी सुखी हुई है ऐसे सबकी हो सकती है, और ये दुनिया रहने के लायक, और ये एजुकेशन और ये सिस्टम और ये सरकार सब कुछ बदल सकता है। वो जो बड़े सपने देख लिए हैं, एक बहुत बढ़िया सूत्र है। देखो, सेक्स वो चीज है जो अधिकांश लोगों की इंटरनल परेशानी का बड़ा कारण होता है। इसको आदमी बता भी नहीं सकता, और हमारे अंदर काम के इतने विचार चलते रहते हैं, इस तरह का सब मामला गड्ढमड्ढ हुआ रहता है, जो हमको एक लेवल पे काफ़ी हद तक अपनी ऊर्जा भी ड्रेन करता है और वो हमको परेशान करता है। तो इसका एक बहुत सुंदर सूत्र है, ये कहता है कि शुभ कामनाओं की तीव्रता काम को ट्रांसफॉर्म कर देती है। सारा काम किस चीज की अपेक्षा में है? सुख की अपेक्षा में। और मैंने सुंदर सपनों का संसार देख लिया है। उस सपनों के संसार को साकार करना और सपनों के संसार में कलर भरते रहना, मेरे लिए वो शुभकामनाएं यथार्थ हैं, एक सच्चाई है। जैसे मैंने एक मकान का नक्शा देख लिया है, एक आर्किटेक्ट ने सुंदर मकान का नक्शा बनाया है, उस नक्शे से वो बहुत खुश रहता है, उसको जमीन पे साकार करते हुए उसको बहुत खुशी होती है। तो शुभ कामनाओं को अपने में कंसीव करना
और शुभ कामनाओं को डिलीवर कर देना, तो सारी आपकी ऊर्जा कहां चैनलाइज हो गई? तो जो ऊर्जा इंद्रियों से सुख पाने की तरफ दौड़ रही थी, वो ऊर्जा न्याय धर्म सत्य को कंसीव करना और न्याय धर्म सत्य को डिलीवर कर पाने की तरफ चली गई। तो इस काम के दबाव से मुक्ति मिल गई। अब बुक्स में जाओ, 12 बुक्स घोट के पी जाओ, कोई तरीका नहीं है। शिविरों से मात्र स्फुरण होता है। प्रेरणा और स्फुरण में क्या अंतर है? प्रेरणा का मतलब है जब मैं न्याय धर्म सत्य के अर्थ में दूसरे से प्रेरित होता हूं, इसका नाम प्रेरणा है। और जो मेरे भीतर से ही वो इवॉल्व होने लगता है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में, वो स्फुरना है। अब ये स्फुरना जो है, ये 24 घंटा पटाखा चलता ही रहता है। हर क्षण कुछ नया निकलता है, हर क्षण अपने भीतर एक नया क्रिएशन होता है। अपने भीतर जो तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के दबाव शिथिल होते जाते हैं। भीतर से हमको पता चलता है कि ये इसमें मैं पहले से बेहतर हो रहा। अपने भीतर जो गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में यात्रा दिखाई देती है, वो हमारा इतना उत्साहवर्धन करती है, यार ये मुक्ति संभव है। और अपने मुक्त होना चाहते हैं भाई, और कुछ नहीं। बाकी तो खाना पीना है, सब इधर ही रहेगा। तो खाने पीने का जुगाड़ हम में से हर किसी के पास कुछ ना कुछ है ही है। फाइनली इतना ही है, मैं दुख, अभाव, तमाम तरह की नेगेटिविटी से मुक्ति चाहता हूं और सुख सागर को पा जाना चाहता हूं, जो अनवरत है और जो निरंतर है, उसको पाया जा सकता है। हाँ भैया, कल रात में सुमेर भाई के साथ डिस्कशन हो रही थी कि जब जागृति इस पूरे प्लैनेट पे हम मान लेते हैं एक परंपरा रूप में स्थापित हो गई, एक कई सदियों तक ऐसा एक चलन रहा, और स्थापित होने के बाद फिर जीवन की मौज है कि वो दोबारा शरीर रूप में जन्म ले या ना ले। लेकिन अभी मेरा ध्यान यहाँ गया कि 90-95 साल के अंदर या कई बारी 80 के ऊपर शरीर में कुछ केमिकल्स के कमी के कारण हमारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कम रहता है। तो एक जागृत मानव अगर किसी पर्टिकुलर एज में इंद्रिय नियंत्रण अपना शरीर की रासायनिक रचना की कमी के कारण क्या ऐसे किसी एक्ट में लिप्त हो पाएगा? संभव नहीं। इंद्रियों पे नियंत्रण ये तो कम हो सकता है कि कम दिखने लगा है, चीजें कम हैंडल होने लगी। किसकी आप ज्ञान संपन्न व्यक्ति की बात कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुढ़ापे में परनारी में चल देगा, ये संभव नहीं है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुढ़ापे में परधन में चल देगा, ये संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। हाँ जी, तो कहां तक पहुंच गए? न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की इच्छा तीव्र हो गई। जो तीव्र इच्छा में बैठता है उसी के लिए हमारा तन मन धन लगता है। अब क्या हुआ? न्याय धर्म सत्य के रूप में जो कुछ भी कहा गया, उसका अर्थ कहां पे है? कल्पनाशीलता में। अर्थ का मतलब मीनिंग, मीनिंग का मतलब, जैसे मैंने जीवन के बारे में 10 लाइनें कही। जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, पुंजाकार में शरीर को चलाता है, अक्षय बल शक्ति संपन्न है, वो समाधान से सुखी होता है। तो चित्रण हमारा बनने लगता है? हाँ, फाइनली जब अर्थ पूरा हो जाएगा वो पर्पस से कनेक्ट हो जाता है। हाँ जी, तो क्या समझ में आया? न्याय धर्म सत्य का अर्थ कहां पे रहेगा? कल्पनाशीलता में। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना क्या है? श्रवण। न्याय धर्म सत्य का वरीयता में आ जाना मनन। अब न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ गया है, उसका अर्थ यहां चित्रित भी हो गया है, लेकिन वस्तु कहां है? वस्तु मतलब वास्तविकता। न्याय कल्पना में रहेगा कि न्याय कहीं अस्तित्व में है? जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। समझने के 2 ही पड़ाव हैं देखा जाए तो। एक तो पड़ाव यह है कि जीवन शरीर अलग है, दोनों की आवश्यकता अलग है, पूरा करने का तरीका अलग है। एक पड़ाव यह है। दूसरा पड़ाव यह है कि सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं और पूर्णता के अर्थ में गतित हैं, इसलिए उपयोगिता पूरकता को पहचानती हैं, व्यवस्था के अर्थ में हो गई। खत्म, शिविर कंप्लीट। 2 ही लाइन बोली है। मैं कह रहा हूं कि यदि पूरे दर्शन को देखा जाए तो बेसिकली 2 ही लाइनें बोला जा रहा है।
समझने के अर्थ में कंटेंट की बात करेंगे तो एक तो ये कह रहे हैं कि भैया मानव जो है वो जीवन और शरीर दो चीजों का साथ साथ होना है, दोनों की आवश्यकता अलग है, पूरा करने का तरीका अलग है और सभी की पूरी हो सकती है। एक तो ये बोला। फाइनली उसके बाद कैनवस बदला तो ये बोला कि सृष्टि की सभी इकाइयां कहां से आ गई, ये सृष्टि प्रकट कहां से हो गई। तो बोले कि भैया सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित है और मूल ऊर्जा क्रिया शून्य है, ये ना आता है ना जाता है और इकाइयां भी हैं, सहअस्तित्व भी है, नित्य वर्तमान है, चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। तो क्या समझ में आया? सभी इकाइयां अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचानती हैं और यही उनका आचरण है। खत्म। इतनी बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब यदि कह रहे हैं कि जीवन एक एंटिटी है ना, वो शरीर को चलाता है, वो स्त्री पुरुष नहीं होता है, उसमें अक्षबल शक्ति संपन्न होता है, वो समाधान से सुखी होता है, ये सब क्या है? जीवन रूपी वास्तविकता का अर्थ है। ये अर्थ कहां रहता है? चित्रण में, कल्पनाशीलता में। लेकिन जीवन कहां है? जिसके बारे बात हो रही है वो रियलिटी कहां पे है? वो तो मैं खुद हूं, वो अस्तित्व में है। तो अर्थ कल्पनाशीलता में रहता है, वास्तविकता अस्तित्व में रहता है। अर्थ का वास्तविकता के साथ में तदाकार हो जाना साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब साक्षात मैंने देख लिया जीवन है। अभी तक मैं तर्क सुन रहा था, सूचनाएं सुन रहा था, किताब पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था, अब मैंने डायरेक्ट देख लिया है कि हाँ है। जो डायरेक्ट अनुभूति है कि हाँ किसी चीज को अस्तित्व में पहचान लेना, तो न्याय धर्म सत्य को अस्तित्व में पहचान लेने का नाम साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार में क्या क्या आएगा? तो सहअस्तित्व का साक्षात्कार होता है। सहअस्तित्व का मीनिंग कहां रहेगा? चित्रण में। सहअस्तित्व कहां है? एग्जिस्टेंस में। तो सहअस्तित्व को एग्जिस्टेंस में पहचान लेना कि हाँ सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में जीवन है, मैं स्वयं जीवन हूं और मेरा धर्म है, स्वभाव है। उसी तरह से शेष तीनों अवस्थाओं के बारे में भी स्वभाव और धर्म को पहचान लेता हूं। तो कुल मिला के साक्षात्कार का मतलब है सच्चाई को, न्याय धर्म सत्य को अस्तित्व में पहचान लेना। जो साक्षात्कार में आता है वो बोध में स्टोर हो जाता है, बोध में स्वीकार हो जाता है। जिन जिन चीजों का बोध होता है उसके आधार पे जीने का संकल्प होता है। ऐसा ही जिया जाएगा। प्रिय हित लाभ में चित्रण कहां से नियंत्रित था? पड़ोसी से। अब चित्रण कहां से नियंत्रित है? साक्षात्कार से। तो कंट्रोल उधर से हटके जितना कंट्रोल इधर आ गया, अब कल्पनाशीलता योजना में परिवर्तित हो जाती। जागृत मानव के पास कल्पनाशीलता नहीं होती है। जागृत मानव की कल्पनाशीलता योजना में बदल जाती है। कल्पनाशीलता की परिभाषा क्या है? आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति का नाम कल्पना है। करूं कि नहीं करूं, ठीक है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, ये आशा विचार इच्छा की कैसी गति है? अस्पष्ट गति है। आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति का नाम कल्पना है। आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति का नाम योजना है। तो वो योजना में ट्रांसफॉर्म हो जाती। तो धीरे धीरे जितना साक्षात्कार हुआ उतना चित्रण की क्वालिटी बेहतर हो गई। जितना चित्रण की क्वालिटी बेहतर हो गई उतना दृष्टि बेहतर हो गई। जितना दृष्टि बेहतर हो गई विश्लेषण बेहतर हो गया, आस्वादन बेहतर हो गया, चयन बेहतर हो गया, कार्य बेहतर हो गया, व्यवहार बेहतर हो गया, रिजल्ट बेहतर हो गया। तो कंटिन्यूअसली अपडेट होता जाता है। मनन के लेवल पे ही नेगेटिविटी वाला बड़ा पोर्शन शांत होने लगता है। आपकी भाषा बदल जाती है, भाषा में नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो बहुत सारा गलतियों वाला पार्ट खत्म होने लगता है, सकारात्मक वाला भाग स्वीकार होने लगता है। जितना जितना साक्षात्कार हो गया उतना जीने में सकारात्मकता कहें, निश्चितता कहें, मानव लक्ष्य के अर्थ में चित्रण कहें, ये सब सजने लगता है। उसके आधार पर जितना जितना जीने में क्वालिटी में चेंज आता जाता है उतना और बेहतर जीने का, और बेहतर समझने का ये साइकिल चलता जाता है। और इस प्रकार एक दिन बोध पूरा हो जाता है ना, या अवधारणा कहें, अवधारणा अपने आप में पूरा हो जाए। जिस क्षण अवधारणा पूरा होता है उसी क्षण बुद्धि आत्मा को देखता है और उसी क्षण आत्मा तत्काल परमात्मा में अनुभूत होता है।
इसके बाद तो पूरे गियर ही शिफ्ट हो गया, इरिवर्सिबल मोड में गाड़ी चली गई। अनुभव होने के बाद फिर कोई रिवर्सल नहीं है। मनन तक दोनों चीजें काम कर रही हैं। मनन में पूर्वाभ्यास और ये इनका प्रभाव ज्यादा है। साक्षात्कार शुरू हुआ तो पिछला प्रभाव कम हुआ, इसका प्रभाव बढ़ा। साक्षात्कार बोध बढ़ता गया तो पुराना प्रभाव कम होता गया, इसका प्रभाव बढ़ता गया। कोई पॉइंट पे ये पूरा अवधारणा हमारा पूरा हो गया, बोध हुआ। इसको विस्तार में अभी नहीं जाते, लेकिन इतनी क्लैरिटी हो गई कि अभी की स्थिति में पहला काम है श्रवण। श्रवण का प्रॉपरली चलना। श्रवण का मतलब 12 बुक्स, उसके साथ साथ मनन का चलना, है ना। उसके साथ साथ आगे के प्रोसेस के लिए मिलने के लिए अगली डेट को तैयार करना। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह।